Assalamualaikum. You are watching Livestock Production and I'm introducing you with a golden futuristic approach. It's all about the premium utilization of waste material of animal and agriculture. A panel of 6 responsible members studying BSc honor from College of Agriculture, University of Sargodha. Watch the video till end. Follow the map to make yourself a future billionaire. Don't forget to share and subscribe the channel. Let's start the magic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम आयशा मकसूद फ्रॉम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। आज हम इस वीडियो में जिस मसले पर बात करने जा रहे हैं वो किसी भी ज़रूरी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान के लिए बज़ाहिरी तौर पर एक मसला है, यानी एग्रीकल्चरल वेस्ट, और इसको हम अपने फ़ायदे के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके क्या क्या नुकसानात हैं, हम इस बारे में डिस्कस करते हैं। हम शुरू करते हैं एग्रीकल्चरल वेस्ट से। एग्रीकल्चरल वेस्ट आर द सरप्लस ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चरल क्रॉप प्रोडक्ट्स विच आर obtained फ्रॉम डिफरेंट ग्रोइंग एंड द प्रोसेसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लाइक वेजिटेबल, पोल्ट्री, फ्रूट, मीट, क्रॉप एंड डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स। अब हम देखते हैं कि किन वजूहात की बिना पर हमें एग्रीकल्चरल वेस्ट हासिल होता है। सबसे पहले है मिसमैनेजमेंट। हासिलशुदा पैदावार को बाज़ारों तक पहुंचाना और इसको संभालना खासी अहमियत रखता है, मगर रोड ख़राब और नाकिस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हमें वेस्ट प्रोडक्ट हासिल हो जाते हैं। इसके बाद है क्लाइमेट। पाकिस्तान में तकरीबन हर किस्म का मौसम पाया जाता है, यानी ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी मौजूद है, और जो कि कीड़ों और वीड्स की पैदावार के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन होता है, जिसकी कसरत से फसल की पैदावार में ख़राबी आती है और ज़्यादातर वेस्टेज हासिल होता है। इसके बाद मज़ीद हमारे पास है स्टोरेज फैसिलिटीज़। इसमें होता है कि किसान के पास पैदावार तो होती है, मगर वो एक ही दिन में सब पैदावार को या जो भी उसके पास होता है माल वगैरह वो नहीं बेच सकता, जिसको वो स्टोर कर लेता है। अब उसके पास स्टोर करने के लिए सही जगह और सहूलियात मौजूद नहीं होती हैं, जिसकी वजह से फसल को उस स्टोर किए हुए पैदावार को नुकसान होता है। आखिर में हमारे पास है कि एनिमल्स डेथ। फार्म पर मौजूद जो कि एनिमल्स जानवरों की मौत हो जाती है, वो भी हमारे पास एग्रीकल्चरल वेस्ट में ही आते हैं, और साथ ही साथ कुछ जानवरों की वजह से जो फसलों को नुकसान पहुंचता है, तो वो भी फसलों को नुकसान और उसके वेस्ट में तब्दील कर देता है। थैंक यू। अब इस टॉपिक को हमारे पैनल के दूसरे मेंबर हमजा मुनव्वर मज़ीद एलेबोरेट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ हमजा मुनव्वर फ्रॉम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। थैंक्स आयशा। जैसे कि आयशा बात कर रही थी तो उसी बात को हम आगे कैरी करेंगे कि एग्रीकल्चरल वेस्ट जो हैं जब ये प्रोड्यूस होते हैं प्रोडक्ट्स, तो ये ना सिर्फ हमारे डिफरेंट क्रिटिकल रिसोर्सेज जैसे कि लैंड, लेबर, फर्टिलाइज़र्स और एनर्जी वगैरह जो हैं उनको यूज़ करते हैं, तो वो भी हमारे ज़ाया हो जाते हैं। इससे इसके जो बेनिफिट्स हैं वो इसके ऊपर जितनी अमाउंट ऑफ रेवेन्यू हमारी स्पेंड होती है इनकी ट्रांसपोर्टेशन, कलेक्शन और प्रोसेसिंग पे, इनके बेनिफिट्स इससे कहीं ज़्यादा हैं। ये जो वेस्ट हैं ये हमारे पास लिक्विड और सॉलिड दोनों फार्म के अंदर होते हैं। एग्रो वेस्ट एक टर्म है जो हम इनके लिए यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ़ टन्स एग्रीकल्चरल वेस्ट जो है हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है रोज़ बरोज़, पर इसकी कोई राइट यूजेज के लिए कोई एक पैटर्न नहीं है। जैसे कि हमारी कंट्री जो है वो एग्रीकल्चरल कंट्री है, और जीडीपी के अंदर जो रीसेंट शेयर था इसका वो 18.9% था। हालांकि ये कम हुआ है, पर इसके बावजूद जो है हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल वेस्ट जो है वो फिर भी बढ़ता जा रहा है। इसके बाद हम आ जाएंगे यूटिलाइजेशन डिफरेंट क्रॉप वेस्ट के ऊपर। डिफरेंट क्रॉप वेस्ट जैसे कि राइस ब्रान है और पैडीसेट्रा वगैरह जो प्रोड्यूस होता है, तो फार्मर इन्हें शेल्टर बेड्स और अपने एनिमल्स को फीड करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। फार्मर्स क्या करते हैं कि राइस ब्रान को अपने एनिमल्स की फीडिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसी वजह से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इसे सेल भी करते हैं, पर इससे जो है हम डिफरेंट मेडिसिनल फील्ड के अंदर डिफरेंट बेनिफिट्स ले सकते हैं, जैसे कि एड्स की ट्रीटमेंट के अंदर, कोलोन कैंसर, हाई कोलेस्ट्रॉल की ट्रीटमेंट के अंदर, इसी तरह इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ करने के लिए और एथलेटिक परफॉर्मेंस को भी बूस्ट अप करने के लिए इसे यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह जो हमारे पास पैडीसेट्रा है वो परफ्यूम, फ्यूल और स्किन के लिए डिसइंफेक्टेंट की प्रोडक्शन के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ जैसे कि यूएस है, ब्राज़ील है, वो क्या करते हैं कि कम से कम पेट्रोल की जो अमाउंट है वो ट्राई करते हैं कि वो बाय करें। क्यों? क्योंकि ये कंट्रीज़ जो हैं अपना ज़्यादातर पेट्रोल एथेनॉल से बनाती हैं, जो कि ये अपनी कार्स और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट, जो बेस्ट बेनिफिट है वो ये है कि इससे एयर पोल्यूशन कम होगी। इसके अलावा इसे मेज़ से भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, पर अगर हम पैडीसेट्रा से प्रोड्यूस करेंगे तो ये एक चीपर वे होगा, और इसके अलावा जो हमारा वेस्ट है वो भी यूज़ हो जाएगा।
इसी तरह फार्मर्स जो हैं वो पैडी सेट्रा और कॉटन स्टिक्स को एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, जैसे कि वो डंग केक्स को करते हैं, पर इनसे जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। इसी तरह राइस हस्क हमारे पास आ जाती है। राइस हस्क जो है वो हम स्टीम इंजन्स के अंदर और गैसीफायर्स के अंदर जो हमारे राइस मिल्स हैं उनको पावर देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है ये। इसके अलावा इसे हम डिफरेंट एनर्जी प्लांट्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद भी इसकी जो ऐश है वो हम डिफरेंट वेज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इससे हम इंसेंस स्टिक्स जो हैं वो बना सकते हैं, जिससे रूरल वुमेन जो है उसकी भी पार्टिसिपेशन होगी इस फील्ड के अंदर, जिससे वो भी रेवेन्यू अर्न कर सकेगी। डिफरेंट कंट्रीज़ जैसे कि चाइना है, उनके अंदर राइस हस्क को कोल्ड स्टोरेजेस के अंदर एज एन इंसुलेटर भी यूज़ किया जाता है, जिससे वो उसकी रूफ्स और वॉल्स को जो है वो इंसुलेट करते हैं। इसी तरह जो राइस हस्क की ऐश होती है उसे हम फ्लेम रिटार्डेंट्स की प्रोडक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है वीट सेट्रा। वीट सेट्रा की यूटिलाइजेशन का सबसे बेस्ट वे ये है कि उससे हम हैंडीक्राफ्ट्स, मैट्स और हैट्स वगैरह बनाएं। इससे एथेनॉल भी प्रोड्यूस की जा सकती है, पर वो अ बिट एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू राइस ब्रान। इसके अलावा इसे बायो एब्जॉर्बेंट के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है वेस्ट वाटर के अंदर, जिससे हम मेटल आयंस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है शुगर केन वेस्ट। शुगर केन वेस्ट के अंदर बैगसी और शुगर केन ट्रैश हैं। बैगसी से हम सेकंड जनरेशन यानी कि 2G एथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि इको फ्रेंडली फ्यूल है। इसके अलावा इसे हम डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को प्रोवाइड कर सकते हैं, पर अगर हम इसे एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन के अंदर यूज़ करें तो ये हमारे पास ज़्यादा बेनिफिशियली तौर पर काम करेगा। इसके अलावा इसे शुगर मिल्स के अंदर हम हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फर्दर मोर कि इनसे डिस्पोजेबल फूड कंटेनर्स और फूड एडिटिव जैसे कि विनाइलिन वगैरह हैं वो भी बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा इसे पेपर, बोर्ड और टेक्सटाइल फाइबर इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है शुगर केन ट्रैश। शुगर केन ट्रैश जो है उससे भी हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर इसके अंदर सिर्फ एक हमारे पास मसला आता है कि इसकी जो कलेक्शन होती है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है। पर इसका बेनिफिट ये है कि अगर ऑफ सीज़न के अंदर हमारे पास बैगेसी नहीं है तो हम शुगर केन ट्रैश के साथ मिक्स करके तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू। इसके बाद हमारे ग्रुप की नेक्स्ट मेंबर इकरा शाहिद आगे प्रोसीड करेंगी। Assalamualaikum. My name is Ikra Shahid from College of Agriculture, University of Sargodha. Thank you Hamza for conveying it to me. मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये एग्रीकल्चर वेस्ट जो सा था उसे यूटिलाइज़ किया जाता है। अगर हम देखें सरसों के जो उनसे तिनके होते हैं और जो उसका भूसा होता है उसे हम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन वो जानवरों के चारे के तौर पे इस्तेमाल होता है। उससे हम एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये इतना रिच सोर्स है, लेकिन जानवरों को खिलाने से पहले हमें अमोनिया ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है। अमोनिया ट्रीटमेंट से ये होता है कि जानवरों को फिर वो नुकसान नहीं देता। इसी तरह अगर हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स देखे जाए, उसमें जो डेड ब्रांचेस होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, गले सड़े सब्जियां होती हैं, वो वेस्ट होती हैं। उसके लिए हमें पहले किसानों को एजुकेट करना चाहिए कि इन्हें किस तरीके से प्रिजर्व किया जाए। फिर इन्हीं क्रॉप से हम केमिकल्स भी ले सकते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड और सिट्रिक एसिड, इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो अंगूर का वेस्ट होता है वो एक उसमें खुशबूदार रिच कंपाउंड होता है, जिसे हम पेपर इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। उससे सेलुलोज ले सकते हैं, उससे फाइबर सप्लीमेंट्स बना सकते हैं। जो ऑरेंज पील होता है, जहाँ माल्टों का छिलका, ये अगर ब्राउन शुगर की शॉर्टेज हो जाती है तो उसके लिए उसे रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे फेस वॉश बनाया जाता है, इससे कॉस्मेटिक्स बनाई जाती हैं। और एफिड्स और मॉस्कीटो यानी कि जो इंसेक्ट्स होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन्हें भी भगाने के लिए स्प्रे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इसे। इसी तरह फ्लोरिकल्चर के फूलों की जो स्टडी होती है, उसमें अगर हम देखे जाएँ तो जो फूल गिर जाते हैं दरख्तों से या फिर ख़राब हो जाते हैं, फार्मर उन्हें बेच देते हैं, कम पैसों में बेच देते हैं, जिनसे कॉस्मेटिक्स और फूड इंडस्ट्री को दिया जाता है। उनसे हमें परफ्यूम्स वगैरह मिलती हैं और वही फार्मर इसे जो है मैन्योर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मशरूम वेस्ट होता है, मशरूम जो होता है वो सॉइल की इनफिल्ट्रेशन जो होती है उसे इंक्रीज़ करता है, उसमें पानी को ठहरने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह अगर हम उसके वेस्ट को यूज़ किया जाए उसी को प्लांट को जो है रीग्रो करने के लिए, तो वो बहुत अच्छा साबित होगा। फॉरेस्ट्री वेस्ट जो होता है वो हम बायोफ्यूल जलाने के लिए लकड़ी वगैरह हासिल की जा सकती है। उसी तरह जो दरख्तों के पल्प वगैरह होते हैं उनसे हम पेपर बना लेते हैं और इनसे हम ग्लू हासिल करते हैं। पायरोलोसिस, जो पायरोलोसिस होता है वो ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम बायोमास को जो है कन्वर्ट करते हैं बायोफ्यूल में, लेकिन इसके लिए हमें वेस्ट को 400 से 600 डिग्री तक जो है बगैर किसी ऑक्सीजन की मौजूदगी में अगर हम जलाएं तो फिर हम उससे एक चार प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हम डिफरेंट केमिकल्स ले सकते हैं और उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू।
अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद तैयब है, तालिब इल्म बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। आज जो कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है एनिमल वेस्ट की यूटिलाइजेशन का, कैसे जानवरों के फजले को हम इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं एक चीपर वे में, और किस तरह हम अपने मायार ज़िंदगी को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ सबसे पहले वो है बायोगैस का कॉन्सेप्ट, कैसे हम जो है जानवरों के फजले को इस्तेमाल करते हुए बायोगैस बना सकते हैं, इसके हमारे लिए क्या क्या फ़ायदे। ऐसे जानवर जिनको कि हम समझते हैं कि भाई ना वो दूध देते हैं, हम उनको समझते हैं वो बेकार हैं, लेकिन वही जानवर इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास इस्तेमाल होंगे, तो उनको आप इस्तेमाल करेंगे। उनको सारा जो है आप ये गली सड़ी सब्जियां वगैरह ये जिस तरह आप उनको जो है फीड करवाएंगे, उनको खिलाएंगे, उनकी फुलर कैपेसिटी में वो पेट भर के अच्छी तरह से वो चीज़ें खा लें। उसके बाद आपने उनको रेस्ट करने देना है। 8 से 10 घंटे के बाद आपने जो है वो उनका डंग जो है जो वो गोबर करेंगे उसको आपने कलेक्ट कर लेना है कि जानवरों के गोबर के अंदर, उनके डंग के अंदर मीथेन गैस प्रेजेंट होती है। उस मीथेन गैस को ये बायोडाइजेस्टर जो है वो सक कर लेता है। ये बेसिकली एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके अंदर जो है आपके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, तो वो मीथेन गैस को जो है वो सक कर लेती है और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में रिलीज़ कर देती है। इस तरह आपके पास मीथेन गैस जो आती है वो मीथेन गैस आप इलेक्ट्रिसिटी की जो है रिप्लेसमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, गैसोलीन के तौर पर आप उसको इस्तेमाल करते हैं, रोज़मर्रा के घर के कामों के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपकी जो है कॉस्ट को कम कर देगी, इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग की और फ्यूल की जो कॉस्ट आपके ऊपर पड़ी है उसको भी ये कम कर देगी। तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है बायो फर्टिलाइज़र का। ये भी बायोगैस के साथ रिलेटेड है। जैसे कि आपने बायोगैस एक्सट्रैक्ट कर ली थी, मीथेन गैस आपने एक्सट्रैक्ट कर ली थी बायोडाइजेस्टर के अंदर से, तो उसके बाद हमारे पास उसमें जो है कुछ ऐसी मटेरियल रह जाता है पीछे जिसको हम स्लरी कहते हैं, यानी कि जो हमारा यूज़ नहीं हो सकता, वो हमारे पास एक रॉ मटेरियल आ जाता है उस मीथेन गैस को निकालने के बाद। कीड़े मकोड़े छोटे अचरात जो हैं जो कि इन सब्जियों में, गली सड़ी सब्जियों में या जानवरों के गले सड़े चारे में, उनको हम अगर उसी स्लरी के ऊपर वो जो बचा हुआ हमारे पास जो एक फोक है उसके ऊपर हम उनको हम मैगट्स भी कहते हैं, उनको हम उसके ऊपर फीड करवाएं तो वो मैगट्स अपनी मेटाबॉलिक एक्सक्रीशन की सूरत में हमें जो है वो देती हैं एक फर्टिलाइज़र जिसको हम कहते हैं ब्लैक डायमंड या वर्मी कास्ट। वर्मी कास्ट एक बायो फर्टिलाइज़र अपनी प्रोडक्शन के हवाले से बहुत जाना जाता है, बहुत माना जाता है। ये खेती की प्रोडक्शन को बहुत हद तक बढ़ा देती है और हाई यील्डिंग कैपेसिटी जो है आपकी फील्ड की कर देती है। तो इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है बहुत फ़ायदा होगा। यही ब्लैक डायमंड या वर्मी कास्ट अगर आप बैक्टीरियल तरीके से बनाएं तो उसमें आपको जो है कम बेश 45 दिन जो है वो लग जाते हैं। लेकिन अगर आप यही मैगट के तरीके से बनाएं, मैगट को उस रॉ मटेरियल स्लरी के ऊपर फीड करवाएं, तो वो मैगट जो है आपको सिर्फ़ और सिर्फ 72 घंटों के अंदर अंदर ये जो है आपको वर्मी कास्ट या ब्लैक डायमंड खाद जो है आपको बनाकर दे देते हैं, जो कि एक नहायत चीपर वे है और नहायत जल्दी बनने वाली एक खाद है जिसको आप बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ अपनी फील्ड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी खेती की नशो नुमा के लिए और इससे बेहतरीन नतीजे हासिल कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि बायो फर्टिलाइज़र भी आपकी फील्ड के लिए किस हद तक जो है एक फ़ायदेमंद चीज़ है, बहुत ही एक चीपर वे में। आप इन दो तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए कैसे आप जो अपनी मयारी ज़िंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं और अपनी इकानमी को भी बढ़ा सकते हैं। My name is Mohammad Ishan Asgar. I am student of College of Agriculture, University of Sargodha. आज मैं आपको बताऊंगा कि मुर्दा मछलियों को इस्तेमाल में लाते हुए हम कैसे फ़ायदा हासिल करें, हम कैसे मुनाफा हासिल करें। हमने अक्सर औक़ात देखा होगा कि दरियाओं और समंदरों के किनारों पर मुर्दा मछलियाँ पड़ी होती हैं और हमने सबसे पहले करना यह है कि उन मछलियों को इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद उन्हें बतखों के आगे डालना है और बतखें जब उन्हें खाएंगी तो अच्छी नशरमा हासिल करेंगी, जिससे पहले तो आमतौर पर वो 8 से 10 अंडे एक महीने में देती थी और इस तरह जब उन्हें हम खुराक के तौर पर मछलियाँ देंगे तो उनकी 24% पर मंथ हैग लाइंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी और ऐसे वो अंडे ज़्यादा देंगी। अगर अंडे ज़्यादा आएंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। उम्मीद है कि आपको मेरी बात पसंद आई होगी और आप इस पर अमल ज़रूर करेंगे। Assalamualaikum. Myself Fajda Firdaus, studying BSc Honors Agriculture from College of Agriculture, University of Sargodha. मैं डिस्क्राइब करूंगी कि हम मैन्योर को यूटिलाइज करते हुए किस तरह बायोब्रिक्स बना सकते हैं। आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होने वाली ईंटों कि चिमनियों से उठने वाला धुआं और दूसरी तरफ चावल, गन्ना, गंदम का बचा हुआ भूसा जब जलाया जाता है तो ये दोनों ही माहौल को आलूदा करने का सबब बनते हैं। अब ज़रूरत इस इक़दाम की है कि कोई ऐसा काम किया जाए कि हमारी ज़रूरियात भी पूरी हो जाएं और माहौल भी इस कदर आलूदा ना हो। तो इसके लिए एक नई तख्लीक की गई जिसे बायोब्रिक्स का नाम दिया गया। अब हम देखेंगे कि बायोब्रिक्स को बनाया किस तरह जाता है। चावल, गन्ना, गंदम का भूसा जो बच जाता है उस सब को सुखा लिया जाता है, देन उसे एक होमोजीनियस मिक्सचर की शक्ल दी जाती है। उसके बाद ब्रिक को प्रॉपर शेप देने के लिए वुडन बॉक्सेस में डाला जाता है। एक दो
दिन बाद उन वुडन बॉक्सेस की स्लाइड्स को रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद 15 से 20 दिन के लिए इसे मुकम्मल तौर पर सूखने के लिए रख दिया जाता है। उसके बाद ब्रिक एक अपनी प्रॉपर शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। जैसा कि आपने देखा कि बायो ब्रिक्स बनाना कितना आसान है और ये दूसरे ज़राए से बनने वाली ईंटों के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं। अब हम देखते हैं कि बायो ब्रिक्स किस तरह से हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है। इको फ्रेंडली बायो ब्रिक्स इको फ्रेंडली हैं क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं। दूसरी चीज़, ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं, एक एवरेज बंदा इनको अफोर्ड कर सकता है। तीसरी चीज़, इट मेंटेन ह्यूमिडिटी एंड इट इज़ रेजिस्टेंट टू हीट एंड इन recent times it is also used for insulation purpose. Thanks for watching the video. Keep connected with us for getting more updates and don't forget to share and subscribe the channel.